नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो पहली जिज्ञासा की ओर चलते हैं। पहली जिज्ञासा है शशि प्रकाश त्रिपाठी की। इन्होंने पूछा है कि लाभ भाव में 4 ग्रहों की युति कैसा फल दे सकता है। कुंभ लग्न में लाभ भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु क्या फल देंगे। देखिए, ज्योतिष का एक तर्क कहता है कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो बुरा फल नहीं देता, और ये सत्य है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि लाभ भाव में चाहे पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह अच्छा फल ही देते हैं। ऊपर से जैसा आपने बताया कि सूर्य और बुध भी हैं, सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं वहां पर, तो लाभ के दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये हमें सदैव ध्यान रखना होता है, जैसा ये तथ्य आपका प्रश्न जैसा है और बाकी के एक तथ्य जो मैंने अभी बताया कि लाभ भाव में कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, दोनों ही बातें, आपका प्रश्न अपनी जगह सही है और ये तथ्य भी अपनी जगह सही है कि लाभ भाव में कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। और जैसा मैंने कहा, आपकी कुंडली के लाभ भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन लाभ भाव के सामने पंचम भाव होता है। अब जब भी लाभ भाव में ग्रह होंगे, विशेषकर अगर विच्छेदात्मक ग्रह जैसे शनि, सूर्य, राहु, अभी आपने बताया केतु हैं, तो इसका मतलब राहु पंचम में है, तो ये विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। स्त्री है तो संतान के मामले में पहले गर्भ होने में दिक्कत, गर्भ होने के बाद संतान होने में दिक्कत। विद्यार्थी है तो शिक्षा के मामले में भी कई बार उसका मन भटकेगा, राहु है तो शिक्षा में मन भटकाएगा। प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, तो ये परेशानी आएगी, लेकिन निसंदेह लाभ से संबंधित ये अच्छा रिजल्ट करेंगे। ये सभी ग्रह वहां पर लाभ के लिए अच्छा फलदायी माने जाएंगे। अगला प्रश्न नवनीत जी का है। इन्होंने पूछा है, नवनीत नोना, इन्होंने पूछा है धनु लग्न में लग्नेश 10वें भाव में कन्या राशि 12 अंश पर हूं तो क्या देव गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा, और यदि हां लगेगा तो लग्नेश गुरु को कैसे बलि करें। और उपरोक्त स्थिति, यानी स्थिति है कि लग्नेश केंद्राधिपति दोष से ग्रसित, और यदि पंचमेश मंगल नीच के 1 अंश पर और नवमेश सूर्य एकादश में नीच के 23 अंश पर, तो कैसा प्रभाव होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने जो बातें कही है, हालांकि सूर्य एकादश में है लेकिन नीच के है, ये बात ध्यान रखना होगा कि इस कुंडली की जितने भी मुख्य ग्रहों की चर्चा आपने की, चाहे वो लग्नेश हो, पंचमेश या नवमेश हो, इनका नीच का होना तो ठीक नहीं ही है। इस अवस्था में आपको केवल और केवल गुरु को बलि कराना होगा, जो कि केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो केंद्र में है और दशम में वो कारक होते हैं। उनको बलि करिए और गुरु को बलवान करने के लिए नित्य पूजा पाठ करना। एक सोने का छल्ला बनवा करके तर्जनी उंगली में धारण करिए, केशर का तिलक नित्य अपने माथे पर लगाया करिए। इससे कहीं ना कहीं गुरु को बल मिलेगा, इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गुरु को बलवान करिए और पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, मंदिर की साफ सफाई करिए, इससे गुरु बली होंगे। LD वैष्णव, इन्होंने पूछा है मेरी बेटी की कुंडली में वृषभ लग्न में, गुरु लग्न में ही, और चंद्र केतु चतुर्थ में, शुक्र 6वें भाव में, और आगे इन्होंने लिखा है कि सूर्य 7वें में, शनि 8वें में, मंगल 8वें भाव में, शादी नहीं हो रही है, परेशानी है, कृपया उपाय बताएं। देखिए, जहाँ तक मैं इस प्रश्न को समझ पा रहा हूँ, आपने जैसा बताया आपकी बेटी जन्म लग्न से मांगलिक हुई, क्योंकि अष्टम में आपने बताया है कि मंगल बैठे हुए हैं। फिर से एक बार इनके प्रश्न को समझिए कि कुंडली जो बताया है वृषभ लग्न की, लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो गुरु विवाह कराने वाले ग्रह हैं, पति के कारक हैं, लेकिन वृषभ लग्न में अकारक हुए और अकारक बनकर के लग्न में बैठे। तो गुरु से संबंधित जो चीजें हैं वो उनके लग्न में होने से मिलेंगी जरूर, ना नहीं है, लेकिन चूंकि वो अकारक हैं तो अकारक का प्रभाव किसको मिलेगा, लग्न, व्यक्तित्व अर्थात जातक अथवा जातिका को। सो वो विलंब करा रहे हैं, जातिका मांगलिक हुई। और साथ ही साथ अगर देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तम पति कौन बनते हैं, मंगल। मंगल जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में। तो ये स्थिति जो आप दर्शा रहे हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं परेशानी। और शुक्र भी आपने बताया कि षष्ठ में बैठे हुए हैं, सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कुंडली मिला करके विचार करके विवाह करना होगा। बिना कुंडली मिलाए अगर विवाह कर दिया जाए तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी की संभावना है। तो सबसे पहले तो आपको कुंडली बाकायदा मिला करके विवाह करना होगा और हर तरह से चीज़ों को
विचार करके करिए, तभी जाकर के सफलता मिल पाएगी। वैसे मैं बता दूं कि विवाह के लिए 2022 में राशि के आधार पर अगर देखें, चंद्र कुंडली के आधार पर अपनी बच्ची की जो आपने राशि बताई उसके आधार पर, तो 2022 में प्रबल विवाह का योग गोचर से बन रहा है, प्रयास करिए। अरुणोदय श्रीवास्तव, इन्होंने पूछा है क्या गुरु राहु का दृष्टि संबंध भी चांडाल योग बनाता है? मीन लग्न की कुंडली में गुरु सिंह राशि में और राहु दशम धनु राशि में, पंचम और नवम के संबंध में क्या ये चांडाल योग बनेगा और इसके क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जब भी कुंडली में किसी भी ग्रह का नवम पंचम योग बने तो अगर वो योग है तो श्रेष्ठ, और दुर्योग है तो दुर्योग में कमी, परंतु दृष्टि संबंध से निसंदेह थोड़ी सी परेशानी, यश की कमी होने लगती है, यश की कमी होने लगती है। सूर्य की आराधना करिए, उसी से यश मिलता रहेगा। गुरु पर जब भी पापग्रह शनि या राहु की दृष्टि हो तो यश में कमी जरूर आ जाती है, सूर्य से भी होता है, गुरु से भी। शुभम जी हैं, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न, शुक्र मंगल तीसरे भाव में, राहु चौथे भाव में, सूर्य और बुध पंचम में, गुरु सप्तम में, चंद्रमा नवम और शनि केतु दसम भाव में, बुध अस्त हैं, क्या पन्ना पहन सकता हूं? तो सवाल बस इतना ही है, इतने इन्होंने सारे ग्रहों का जिक्र करके सवाल को क्लिष्ट कर दिया। आप लोग प्रायः जितना प्रश्न था उतना ही बताते तो मैं आसानी से बता देता, कोई बात नहीं है। मिथुन लग्न और शुक्र मंगल तीसरे भाव में आपने कहा, साथ ही साथ आपने बताया कि सूर्य और बुध पंचम में, तो लग्नेश पंचम में बैठे हुए हैं, अस्त हैं, परंतु अगर डिग्री 12 अंश से ऊपर है तो अस्त होने के बावजूद वो श्रेष्ठ फल प्रदायक हैं। आप बड़े प्रेम से पन्ना पहनिए। और अगला प्रश्न है सुभद्रा सिंह जी का, इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न में सूर्य पंचम भाव में है 4 अंश पर, गुरु दसम में, मंगल अष्टम, सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि है, क्या माणिक्य धारण किया जा सकता है? देखिए, धनुलग्न में सूर्य पंचम भाव में 4 अंश पर बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, परंतु गुरु दसम में है, तो गुरु और सूर्य का यहाँ देखा जाए तो 6वें 8वें का संबंध है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस संबंध को बड़ा श्रेष्ठ योग माना गया है। इस अवस्था में मैं आपको बता दूं कि बड़े प्रेम से सूर्य पर शनि की दृष्टि जरूर है, लेकिन आप बड़े प्रेम से माणिक्य धारण कराइए। सूर्य को बल देना अत्यंत आवश्यक है, सूर्य को जब बल मिलेगा तो और अच्छा रहेगा, तो सूर्य को बल अवश्य दीजिए माणिक्य धारण करा करके, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च राशि में बैठे जरूर हैं, परंतु डिग्री बहुत कमजोर है, 4 अंश पर है, तो उनको और बल दीजिए ताकि उनको बल आ जाए। और आशीष पांडे हैं, इन्होंने पूछा है यदि कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य स्वराशि के वर्गोत्तम हो किंतु दसम भाव सुप्त हो तो क्या उच्च पद प्राप्त नहीं हो सकता? दसम भाव कुंडली में जब भी सुप्त होता है तो जातक के जीवन काल में कठिनाइयां बहुत आने लगती हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का दसम भाव मजबूत अवश्य होना चाहिए। अब सूर्य बली हैं इसलिए सफलता मिलेगी, लेकिन दसम भाव सुप्त होने के चलते संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, तो संघर्ष अत्यधिक हो लेकिन सफलता मिलेगी तो ठीक है, संघर्ष से भी अगर सफलता मिलती है तो अच्छी बात। सूर्य की आराधना करिए, फायदा मिलेगा इससे। हर्षित मिश्रा है, इन्होंने पूछा है यदि नीच ग्रह जहां उच्च का होता है उस राशि का स्वामी या फिर नीच राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो क्या नीच भंग राजयोग बनता है? जन्म कुंडली चंद्र कुंडली दोनों से ही देखा जाता है। निसंदेह जिस तरह की स्थिति आप बता रहे हैं ये नीच भंग होगा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नीच भंग को अब तक मैंने जितना समझाया है, मेरे सारे जो दर्शक हैं जो निरंतर मुझे देखते और सुनते हैं उन्हें भली भांति पता हो गया होगा कि नीच भंग है क्या। जन्म कुंडली में सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह किसको माना गया है? उच्च के ग्रह को। उच्च के ग्रह को 5 में से 5 अंक दिया जाता है, तो वहीं सर्वाधिक बुरा ग्रह, खराब ग्रह, अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह किसको माना गया है? तो नीच के ग्रह को माना गया है। इसको 0 से 5 में अगर करें तो -5 का पॉइंट प्राप्त होता है, माइनस में चला जाता है 5, लेकिन 5 वो प्लस में 5, ये माइनस में 5। अब इसका क्या मतलब हुआ? माइनस ये 5 में है, इसका मतलब कि इतना नीचे आना ये अशुभता को उसके दर्शाता है, न कि उसके बलहीनता को। वो बलहीन नहीं होता। हमेशा याद रखिए कि नीच ग्रह बलहीन नहीं होता, नीच ग्रह बलाबल वाला होता है, अशुभ प्रभाव देने वाला। और फिर जब आप ज्योतिष को समझेंगे, ज्योतिष के आध्यात्म को समझेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि नीच ग्रह कहीं ना कहीं व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पतन की ओर खींचते हैं, इसलिए नीच ग्रह को खराब माना गया। जबकि एक और सूत्र आप सुनते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो और ऐसा जातक राजनीति में जाए तो बड़े से बड़ा झंडा गाड़ेगा। और राजनीति आज की कैसी है?
तो पतन की ओर है। तो पतन की ओर की राजनीति में ये नीच का सूर्य जबरदस्त झंडे गड़वाएगा। तो नीच भंग राजयोग का अर्थ कहां वहां बनाया गया? और नीच भंग राजयोग का अर्थ ये उस तरह की खुशी को प्रदर्शित करना है कि एक ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली में सबसे बुरा हो सकता है, नीच का ग्रह सबसे बुरा हो सकता है आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में, अगर किसी तरह के विकल्प से भी उसके नीचत्व में कमी आती है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये खुशी, यही खुशी राजयोग की बात कही गई कि भाई नीच भंग हुआ है, ये तो राजयोग है। नीच भंग हुआ तो नीच भंग से बढ़िया क्या हो सकता है? तो ये राजयोग है। बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रवीण त्रिपाठी हैं, इन्होंने पूछा है यदि सिंह लग्न की कुंडली में दसम भाव का स्वामी शुक्र नीच अवस्था दूसरे भाव में गुरु केतु के साथ बैठा हो तो क्या दसम भाव बेहद कमजोर होगा? यदि सिंह लग्न की कुंडली में दसम भाव का स्वामी नीच अवस्था दूसरे भाव में गुरु केतु के साथ बैठा हो तो क्या दसम भाव बेहद कमजोर होगा? आपने मेरे कार्यक्रमों में इस बात को सुना होगा कि नीच होने की अवस्था में भी शुक्र और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो उतना बुरा, यानी ये श्रेष्ठता देने के मामले में सर्वोत्कृष्ट स्थल पर है। तो ये नीच भी होते हैं तो उतना बुरा प्रभाव इनका नहीं होता। परंतु आपने जो पॉइंट रखा है इसमें शुक्र और गुरु साथ हैं, आपने कहा, तो गुरु की दृष्टि भी तो दसम भाव पर पड़ रही होगी, तो दसमेश उनके साथ हैं और दसम भाव पर गुरु की दृष्टि है। फलतः चिंता की आवश्यकता नहीं। हाँ, जातक को अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, चरित्र पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। मनीष शर्मा का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न की कुंडली में 5वें भाव में राहु 11 अंश 22 कला तथा लग्न में गुरु 11 अंश पर हैं, फिर भी राहु की महादशा में पढ़ाई बार बार बाधित होगी? हाँ, बिल्कुल इस बात की संभावना है कि पढ़ाई बाधित तो होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि है, अतः शिक्षा पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि ये सिंह लग्न की कुंडली है तो यहां गुरु का प्रभाव ज्यादा है। अब सिंह लग्न की कुंडली में जाकर के राहु पंचम में बैठे हैं तो ज्योतिष शास्त्र का शास्त्र क्या कहता है कि केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह हो, केंद्र और त्रिकोण, विशेषकर त्रिकोण में पाप ग्रह हो तो ऐसा पाप ग्रह इस भाव की अशुभता को बढ़ाएगा परंतु खुद को शुभ कर लेगा। फिर से सुनिए, इस भाव में बैठा, पंचम भाव में बैठा पापग्रह इस भाव की अशुभता को बढ़ाएगा परंतु खुद को शुभ कर लेगा और अपनी दशा अंतरदशा में ठीक फल ही देगा। तो अब इस भाव को अशुभ करने का मतलब क्या हुआ? तो इस भाव से संबंधित जो जो चीजें हैं, जैसे शिक्षा, जैसे प्रेम, जैसे बुद्धि, ज्ञान, संतान, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। अब चूंकि राहु की ही महादशा चल रही है और अगर बाल्यकाल की स्थिति है तो मैंने हमेशा कहा कि बाल्यकाल में भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रम का कोई स्थान नहीं, और राहु क्या है? भ्रम है, तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। फलस्वरूप मैंने सदैव कहा कि राहु की महादशा जब भी बाल्यकाल में आएगी, चाहे लग्न कोई भी हो, स्थिति कैसी भी हो, ये डिस्टर्ब करेगा। गणेश जी की आराधना ही सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है, वो करिए या जिसके लिए भी है कराइए। श्याम सुंदर शर्मा, इन्होंने पूछा है कि दसम भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति है, मकर राशि सिंह लग्न, क्या फल होगा? देखिए, लग्नेश जाकर के दसमस्त होकर के बैठे हैं और विशेष करके सूर्य दसम भाव में दिग्बली होते हैं। तीन तीन ग्रहों का होना, अस्त होने के बावजूद ये रिजल्ट करेंगे। बुध यहां पर हैं तो मैं आपको बता दूं ये नृप योग है और रिजल्ट करने वाला योग है। और शुक्र तो साथ है ही, तो शुक्र स्वराशि के होकर के बैठे हैं तो मालव्य योग का भी प्रभाव है वहां पर, तो देखा जाए तो ये नृप योग है। गिरधारी स्वामी, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में बुध शुक्र, लग्न में दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में गुरु शनि मंगल, 8वें भाव में चंद्र केतु, 12वें में सूर्य और गुरु की महादशा 2015 से चल रही है, कब तक समय अच्छा आएगा? मिथुन लग्न, बुध शुक्र लग्न में, दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में गुरु हैं और आप कह रहे हैं कि गुरु की महादशा चल रही है, कब तक अच्छा समय आएगा? और 8वें भाव में चंद्र केतु। आपको गुरु से ज्यादा मकर राशि होने के कारण 7.5 की मध्य ढैया से कष्ट हो रहा है, 7.5 के कारण कष्ट हो रहा है। गुरु तो मान लिया जाए कि ठीक है, इस लग्न में कारक नहीं है, लेकिन सप्तमपति बनकर के पराक्रम में बैठे हैं, कर्मपति बनकर के पराक्रम में बैठे हैं, तो ये उतना नुकसान आपको नहीं कर रहे हैं जितना ये 7.5 के चलते हो रहा होगा। 7.5 से आप मानसिक अशांति और परेशानी देख रहे हैं, तो घबराने की नहीं, हनुमान जी की आराधना की आवश्यकता है। और
ये प्रश्न है मनीष मिश्रा। इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अष्टम में मृत हैं सूर्य के साथ, और चंद्रमा चतुर्थ में शनि से दृष्ट द्वितीय भाव से, मंगल षष्ठ में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? फिर से सुनिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली में देवगुरु अष्टम में, सर्वाधिक कारक ग्रह अगर चंद्रमा है तो देवगुरु भी हैं, अष्टम में मृत भी हैं, सूर्य भी साथ में वहीं चले गए हैं, चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, द्वितीय भाव में शनि बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं, और मंगल षष्ठ भाव में है। अब देखिए, मंगल षष्ठ में कारक होते हैं, मंगल षष्ठ में कारक होते हैं, तो सवाल ये उठता है कि यहां पर मंगल स्वगृही भी है, तो क्या मंगल का रत्न धारण कराया जा सकता है? मुझे लगता है कि मंगल के रत्न धारण करने से क्रोध आवेश में वृद्धि होगी, तो बहुत जरूरी हो तो ही पहनिए, वैसे तो आपको कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए। रत्न धारण की जगह एक तांबे का छल्ला या त्रिलोह, सोना चांदी और तांबा, इन तीनों के मिश्रण का छल्ला बनवाकर के अनामिका में पहनिए, वो ज़्यादा फायदा करेगा। अर्जुन पाटिल हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क राशि और कर्क लग्न की कुंडली में वक्री मंगल दसम भाव में है और उस पर सूर्य बुध और गुरु की 7वीं दृष्टि है। शनि और चंद्र लग्न में, केतु पराक्रम में, राहु भाग्य भाव में, किस क्षेत्र में करियर चुने? कर्क राशि और कर्क लग्न की कुंडली में वक्री मंगल दसम भाव में, ठीक है, और उस पर सूर्य बुध और गुरु की 7वीं दृष्टि शनि और चंद्र लग्न में, केतु पराक्रम में। अब देखिए, ये तो निर्भर करता है राहु भाग्य भाव में। इस कुंडली में शनि जरूर थोड़ा सा लग्न में बैठ करके मन को अशांत और अस्थिर करेंगे, क्योंकि शनि चंद्रमा का लग्न में होना विषयोग बनता है। और एक सूत्र मैंने परसों दिन बताया था राशिफल में कि अगर चंद्रमा राशिपति शनि ही हो, तो वैसे भी ज्योतिष शास्त्र इस सूत्र को कई लोगों ने पूछा था कि अगर राशिपति शनि ही हो तो राशिपति शनि हो तो ऑलरेडी मकर और कुंभ में कहीं ना कहीं उदासीनता मात्रा थोड़ी होती है, लेकिन होती है, और शनि चंद्रमा का संबंध हो जाए विषयोग वाला तो यहाँ भी उदासीनता आ ही जाती है। परंतु आपका जो प्रश्न है कि करियर किस क्षेत्र में चुना जाए, तो शिक्षा किस क्षेत्र में हुआ है ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि मंगल दसम में है और पराक्रम और भाग्य से राहु केतु का संबंध है, तो यहाँ सरकारी नौकरी पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल का भी संबंध बन रहा है, तो सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयत्न कराया जा सकता है। लेकिन शिक्षा जाननी होगी कि किस क्षेत्र में शिक्षा हुई। अगर शिक्षा किस क्षेत्र में हुई ये पता हो, जैसे विचार हो, तो आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास विकल्प हो, या फिर अगर आप हो सकता है उम्र के बड़े पड़ाव पर हो और तब करियर पूछ रहे हैं। तो मुझे ये आभास नहीं है कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं और किस पड़ाव पर होकर के ये प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न जो है वो अमन सविता, इन्होंने पूछा है, अगर सिंह लग्न में सूर्य लग्न में 13 डिग्री और शनि कुंभ में वक्री 15 डिग्री, तो क्या तब भी उच्च पद प्राप्त होगा? चंद्र मंगल एकादश में, गुरु राहु तीसरे में, शुक्र दूसरे व बुध लग्न में। क्या बात है, सिंह लग्न में ही सूर्य 13 डिग्री, शनि कुंभ में वक्री, ठीक है, शनि की दृष्टि है सप्तम, कोई दिक्कत नहीं, 15 डिग्री पर है, तब भी उच्च पद प्राप्त होगा, बिल्कुल उच्च पद प्राप्त होगा। यहां पर दिक्कत इतना ही है कि थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ी बदनामी हो सकती है, लेकिन उच्च पद मिलेगा। परंतु यहां पर ऐसे जातकों को, ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है कि लग्न में सूर्य हो और ऐसे सूर्य पर पापक ग्रह जैसे शनि और राहु की दृष्टि, विशेष करके सूर्य स्वराशि के हों, तब तो नेत्र से संबंधित परेशानी जरूर आती है, आंखें समाप्त कर देता है। तो आंखों का ख्याल रखना चाहिए, पहले तो आंखों का ख्याल रखिए। रही बात पद प्राप्त करने की, तो ऐसा जातक अगर मेहनत करे, प्रयत्न पुरुषार्थ करे, तो निसंदेह सफलता हासिल कर सकता है। लग्नगत सूर्य क्या नहीं दे सकते। और खुशी पारिक ने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि केतु लग्न में, चौथे भाव में गुरु सूर्य, सप्तम भाव में चंद्र राहु और दसम में मंगल, पंचम भाव में बुध, कुंडली में परिवर्तन योग कैसा रहेगा? निसंदेह यहां पर अगर देखा जाए तो कर्क लग्न की कुंडली में शनि केतु लग्न में, चौथे भाव में गुरु सूर्य, सप्तम भाव में चंद्र राहु, दसम भाव में मंगल और पंचम भाव में बुध, निसंदेह ये परिवर्तन ठीक है। तो केंद्र में ही सारे ग्रह आप शायद बता रहे हैं या बता रही हैं, खुशी बता रही हैं, तो ये तो निसंदेह बहुत अच्छी स्थिति है। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न दिग्विजय शर्मा का है। इन्होंने पूछा है,
कुंभ लग्न में बुध 0 डिग्री पर सूर्य के साथ सप्तम भाव में है। गुरु और शनि तीसरे भाव में है। गुरु की दृष्टि बुध और सूर्य पर है। मंगल 10वें भाव में है। बुध की दशा कैसी जाएगी? करियर और गवर्नमेंट जॉब के लिए। कुंभ लग्न में बुध 0 डिग्री पर सूर्य के साथ सप्तम भाव में है। ठीक, अच्छा है। गुरु और शनि तीसरे भाव में, ये भी अच्छा है। गुरु की दृष्टि बुध और सूर्य पर है, 5वीं दृष्टि। मंगल 10वें भाव में, तो बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया है। दसमस्त मंगल की स्थिति को देखा जाए तो अगर प्रयत्न कराया जाए तो निस्संदेह ये सफलता प्रदायक है। किशोर खोडवे इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न, लग्न में राहु, द्वितीय में शुक्र, तृतीय में शनि, चतुर्थ में रवि मंगल और पंचम में गुरु बुध, पढ़ाई कैसी रहेगी? कौन से फील्ड में रहेगी? रवि की महादशा चंद्र भाग्य में है। मेष लग्न में राहु द्वितीय में, शुक्र तृतीय में, शनि चतुर्थ, रवि मंगल पंचम में, गुरु बुध। नहीं, फिर से एक बार। मेष लग्न की कुंडली में राहु द्वितीय में है। अच्छा, नहीं, प्रश्न इनका ऐसे है कि मेष लग्न में ही राहु बैठे हैं, द्वितीय में शुक्र हैं, तृतीय में शनि है और चतुर्थ में रवि मंगल, पंचम में गुरु बुध। देखा जाए तो इस कुंडली में लग्न में राहु बैठे हैं और लग्नगत राहु मन को भटकाएंगे जरूर, लेकिन फिर भी बुध का गुरु के साथ संबंध कुंडली के पंचम भाव में है। ऐसा जातक शिक्षाविद या ऐसा जातक सीए वगैरह अगर बनने की तरफ बढ़ना चाहे तो जरूर बढ़ सकता है। सरकारी नौकरी के लिए भी अगर प्रयत्न करना चाहे तो सफलता मिल सकती है। तो सरकारी नौकरी के फील्ड में भी जाने के लिए आप इनको तैयार कर सकते हैं। मीत पटेल ने पूछा है कि मिथुन लग्न में बुध 5 अंश 5 कला से कन्या राशि में स्थित हों तो वो मृत होने पर कितना प्रभावशाली होंगे? क्या वहां बुध उच्च का फल देंगे? देखिए, डिग्री वाइज तो वो कमजोर है। देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा उच्च अपना जो परमोच्च अंश प्राप्त करते हैं उस दौरान वो मृत अवस्था में ही होते हैं। लेकिन ये बुध अगर देखें तो मृत अवस्था में है, तो उनको बल देना होगा। आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है कि आप इनको बल दीजिए। पन्ना इत्यादि धारण करके, हरे रंग के वस्त्र इत्यादियों को पहन करके बुध को बल दीजिए। बुध को बल मिलेगा तो वो निसंदेह उच्च का प्रभाव देंगे। गौरव दीक्षित ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में वक्री मंगल भाग्य भाव में 17 अंश 34 कला के साथ रेवती नक्षत्र में बुध से दृष्ट एवं लग्नेश दशम में केतु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट हो एवं मंगल की महादशा भी हो तो मूंगा पहन सकते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में वक्री मंगल भाग्य भाव में 17 अंश पर बुध के नक्षत्र में होने से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मूंगा पहना जा सकता है। और नरेंद्र जांगिड़ ने पूछा है कि तुला लग्न में गुरु चौथे भाव में और शनि छठवें भाव का परिवर्तन योग पर दोनों ग्रह वक्री हों तो फल क्या होगा? देखिए, चौथे और छठवें का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता। ये जरूर एक सूत्र मैंने बताया था कि वक्री ग्रह की दशा हो और वक्री ग्रह की अंतर्दशा आए तो जीवन काल में जो चीज़ें छूट गई हों, जो चीज़ें आपको मिली हों और हाथ से निकल गई हों, वो लौट आती हैं। लेकिन चौथे छठवें का परिवर्तन योग अच्छा है, लेकिन चौथे छठवें के परिवर्तन में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके नहीं आता। हाँ, अब षष्ठपति जाकर के चौथे में बैठेंगे तो सुख, भूमि भवन वाहन का सुख कम पड़ेगा। और चौथे का मालिक षष्ठ में और छठवें का मालिक जाकर के चौथे में बैठे तो ये ही सेम काम करेगा। लेकिन परिवर्तन होने से कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़ा आ सकता है, हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मनमोहन शर्मा जी ने पूछा है कि गुरु से राहु दशमस्थ होने से गुरु पर राहु के प्रभाव के चलते गुरु चांडाल योग माना जाएगा क्या? नहीं, इसमें गुरु राहु के संबंध से अब ये देखना होगा कि लग्न कौन सा है और राहु यहाँ प्रभाव कैसा दे रहे हैं। तो राहु गुरु के बल में वृद्धि ही करेंगे, यहाँ पर चांडाल योग नहीं है। और परीक्षित जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न में ही मंगल, शनि 8वें भाव में, राहु गुरु सूर्य 12वें भाव में और चंद्र केतु 6वें भाव में, शुक्र 10वें भाव में व्यवसाय करें। मेष लग्न में मंगल लग्न में ही बैठे, नहीं आप नौकरी करें, व्यवसाय नहीं। करना भी हो तो भविष्य के लिए छोड़िए, अभी तो नौकरी ही करिए। गौरव पारासरी ने पूछा है, यदि लग्न मृत अवस्था में हो किंतु लग्नेश उच्च के हों या स्वगृही और युवा अवस्था में हो तो क्या लग्न से कुंडली कमजोर मानी जाएगी?
यदि लग्न मृत अवस्था में हो किंतु लग्नेश उच्च के या स्वगृही हो और युवावस्था में हो तो क्या लग्न से कुंडली कमजोर मानी जाएगी? देखिए 50-50% भी अगर मान करके चलते हैं तो लग्न के कमजोर होने से थोड़ी कमजोरी तो आएगी, लेकिन लग्नपति बहुत मजबूत है तो लग्नपति को और बल दे करके लग्न का जो प्रभाव कम है लग्न से संबंधित, किस लग्न के हैं आप तो उससे संबंधित चीज़ों को धारण करना, उसको खाना, तो उससे कहीं ना कहीं आप श्रेष्ठ फल हासिल कर सकते हैं। और वीणा दालाकोटी जी ने पूछा है, मेष लग्न में गुरु और शनि की युति, मिथुन राशि, लग्नेश भाग्य भाव में, पंचमेश सूर्य सप्तम में, सप्तमेश शुक्र पंचम में, बुध अष्टम में है, जीवन में धन आगमन व कर्म कैसा होगा? मेष लग्न, लग्न में गुरु और शनि की युति, यहाँ गुरु लग्न में बैठे हैं, अच्छी बात। और लग्नेश भाग्य में ये अत्यंत श्रेष्ठ, पंचमेश सूर्य सप्तम में और सप्तमेश शुक्र पंचम में, तो मेष लग्न में शुक्र धनेश होते हैं, धनेश बनकर के जाकर के पंचम में महाधन योग बनाएंगे, तो धन के दृष्टिकोण से तो ये बहुत बढ़िया हुआ, जीवन काल में धनागमन के लिए इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। अब रही बात कि धनागमन ठीक कर्म कैसा होगा, तो मेष लग्न की कुंडली में कर्मेश शनिदेव बनते हैं और शनि की युति लग्न में ही है गुरु के साथ। अब देखा जाए तो नहीं, गुरु और शनि की युति मिथुन राशि यानी पराक्रम भाव में बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है, कर्म और पराक्रम का ये संबंध अत्यंत श्रेष्ठ माना गया, तो यहाँ कर्म और लाभ दोनों ही बेहद मजबूत है। तो प्रिय दर्शकों, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। पुनः अगले सप्ताह जो है आपके प्रश्नों को लेकर के ज्योतिष जिज्ञासा इस कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। आप अपने प्रश्न ज्योतिष जिज्ञासा के नाम से कमेंट में कहीं भी लिख दीजिए, चुना जाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि प्रश्न बहुत बड़े न हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।